नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण तैयारी करना शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि नौकरी पेशा लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। वो तमाम लोग जो नौकरी करते हैं, यानी कि सैलरी जिनको मिलता है, इसके अलावा जो रिटायर हो गए हैं, पेंशन जिनको मिलता है, उनको भी इससे फ़ायदा होने वाला है। अब इसके लेकर के सरकार क्या तैयारी कर रही है, ये विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी जो फिलहाल बातें की गई है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है, जो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने ये संकेत दिए हैं कि कुछ फैसले जल्द ही सरकार लेते हुई नजर आएगी। अब इसके अंतर्गत ईपीएफओ की बात की गई है। ईपीएफओ, ईएसआईसी और ईपीएस, जो कि 1995 का है। ये तीनों चीजें क्या है, इसको समझ लीजिए। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी से जुड़ी सैलरी लिमिट और कर्मचारी पेंशन योजना, जो कि 1995 का है, इसके तहत न्यूनतम सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के विचार कर रही है। अभी की जो वर्तमान स्थिति है सैलरी और पेंशन को लेकर के, जरा समझिए कि क्या स्थिति है। ईपीएफओ सैलरी लिमिट 15,000 प्रति माह है। इसके अलावा ईएसआईसी की सैलरी लिमिट जो है वह 21,000 रुपया प्रति माह है। ईपीएस न्यूनतम पेंशन जो 1995 का है, उसके अकॉर्डिंग 1,000 रुपया प्रति माह है। अब ये जो लिमिट है, इस लिमिट में पिछले एक दशक से, तकरीबन एक दशक कहेंगे, 10-11 वर्षों से कोई परिवर्तन किया ही नहीं गया है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के सरकार जो है, सरकार के समक्ष अब ये प्रश्न है और प्रस्ताव में जो बदलाव किए जाएंगे उसके अंतर्गत क्या क्या निर्णय लिया जा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि ईपीएफओ के तहत सैलरी लिमिट में बढ़ोतरी कर दिया जाए, यानी कि सैलरी लिमिट कहने का है जो ये 15,000 है, इसको बढ़ा दिया जाए, इसमें इजाफा किया जाए। यही बातें यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईएसआईसी के तहत जो सैलरी लिमिट है उसमें भी संशोधन किया जाए, यानी कि यह जो 21,000 प्रति माह है, इसमें भी बढ़ोतरी किया जाए। और फिर यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेज को लेकर के जो बात की गई है, उसके स्तर पर भी यहाँ पर जो है बढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा पेंशन को लेकर के जो बातें हैं, जो ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया प्रति माह है, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अब ये सब चीजें क्यों किया जा रहा है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जनवरी 2026 में पिछले महीना सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा था, एक निर्देश दिया था कि ईपीएफ योजना की सैलरी लिमिट पर 4 महीने के भीतर आपको निर्णय ले लेना है। ये जनवरी 2026 में कहा, यानी कि कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि अप्रैल 2026 तक का समय केंद्र सरकार को दिया गया, जिसमें पीठ में अगर देखा जाए न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस चंदूरकर थे। यह आदेश एक सामाजिक कार्यकर्ता है नवीन प्रकाश नौटियाल, उनका एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसी के आधार पर यह सारे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। अब याचिका जो दिया गया था, उस याचिका में क्या क्या तर्क दिए गए थे, याचिकाकर्ता ने जो कुछ दलील दिया था सुप्रीम कोर्ट के में, उसमें कुछ बातों को लेकर के चर्चा की गई। उसमें कहा गया है कि कई राज्य में न्यूनतम वेतन ही ईपीएफ लिमिट से अधिक हो चुका है। इसके बावजूद लाखों कर्मचारी ईपीएफ या फिर ईएसआईसी दायरे से बाहर है। पिछले 70 वर्षों में अगर देखा जाए तो वेतन सीमा का पुनरीक्षण अनियमित और मनमाना ढंग से रहा। इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए, यानी कि मुद्रास्फीति, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय और मिनिमम वेजेज यानी कि न्यूनतम वेतन, ये जो आर्थिक संकेतक है, इसको नजरअंदाज किया गया, यानी कि वेतन सीमा का जब भी पुनरीक्षण किया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर के दलील दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये सही पाया है। अब यहाँ पर जो लाभ मिल सकता है, उसके अंतर्गत क्या संभावित लाभ है? सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने की बात की जा रही है। अधिक संख्या में कर्मचारी ईपीएफओ और ईएसआईसी के दायरे में इसके वजह से आ सकेंगे। इसके अलावा वृद्धावस्था सुरक्षा मजबूत होगा, चूंकि पेंशन को लेकर के भी बातें की गई है, तो ईपीएस पेंशन बढ़ने से बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, सामाजिक सुरक्षा उनको मिल सकेगा। इसके अलावा असंगठित से संगठित क्षेत्र की ओर संक्रमण होगा, यानी कि अभी बहुत सारे हमारे देश में जो लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वह संगठित क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये तमाम कार्य होने से जो एक सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, वह पूरा हो पाएगा
और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 महीने का समय केंद्र सरकार को दिया है यह भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यह सब होना इतना भी आसान नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां और चिंताएं हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो जो नियोक्ता होगा यानी कि जो नौकरी देने वाले होंगे उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ होगा, क्योंकि मिनिमम सैलरी वेजेज बढ़ने वाला है। तो अगर वो बढ़ता है तो जाहिर सी बात है जो भी आपको नौकरी देगा उनको अधिक पैसे पे आपको रखना ही होगा। और इसमें जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर पर ज्यादा दबाव पड़ने के चांसेस हैं। और ईपीएफओ ईएसआईसी की जो वित्तीय स्थिरता है इसको बनाए रखने में एक बड़ी चुनौती होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह देखा जाएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से ये कोशिश करेगा या करता भी है कि जितने कम खर्च करके उनको एम्प्लॉय मिल जाए। तो यहां पर यह देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सब परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, उस पर हम लोग फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस का इंग्लिश मीडियम बैच आप जान रहे हैं, इसकी घोषणा कर दी जा चुकी है। इसके अंतर्गत अगर प्रयागराज सेंटर की बात किया जाए तो वहां पर हाइब्रिड बैच चल रहा है। हाइब्रिड बैच यहां पर प्रयागराज में ऑलरेडी यहां पर घोषणा कर दी गई है। जो बैच स्टार्ट होने वाला है वह 12 फरवरी सुबह के 8:30 बजे से। इसमें क्या क्या बातें हैं इंग्लिश मीडियम के जीएस फाउंडेशन बैच में, देखिए यह यूपीएससी और यूपीपीसीएस ये दोनों के लिए होगा। क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस अगर देखा जाए ना तो वो बिल्कुल एक जैसा हो गया है। अब इसमें जो है अगर पहले जो नामांकन लेने वाले इस फाउंडेशन कोर्स में होंगे, पहले जो 250 स्टूडेंट हैं उनके लिए यह फी जो है केवल और केवल 25,000 रखा गया है। यहाँ पर जो फी होता है वो 1,30,000 होता है, लेकिन अभी आपको शुरुआत के 250 स्टूडेंट जो एडमिशन लेंगे, आप में से बहुत सारे लोग एडमिशन ले भी चुके हैं, तो जो लिए हैं उनको ये फायदा मिल चुका होगा। बाकी आप भी इसका लाभ जुड़ करके ले सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है, आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ संस्कृति आईएएस का इंग्लिश मीडियम का बैच जब तक आया तब तक तो मैं किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुका था, वहां पर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, फिर क्या होगा और इच्छा आपका हो संस्कृति आईएएस में आने का, तो आपके लिए यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है जैसे इंग्लिश मीडियम बैच की घोषणा की गई, आप लोग यहाँ आकर के बात करना शुरू कर दिए कि हम कहीं और एडमिशन ले लिए, अब क्या किया जाएगा, हम आपसे पहले लेना चाहते थे। तो आपके समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट जो दूसरे इंस्टीट्यूट में पहले से एडमिशन ले चुके हैं लेकिन संस्कृति आईएएस से उनके जुड़ने की इच्छा था, संस्कृति आईएएस से जुड़ना चाहते हैं, तो आपकी डिमांड को देखते हुए एक स्पेशल ऑफर लाया गया है। आप अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी और आप संस्कृति आईएएस में आना चाहते हैं तो आपको ये 25,000 यहाँ पर जो है वह जो पहले 250 होंगे उनके लिए, और आप लोगों के लिए जो दूसरे इंस्टीट्यूट में है 9,999 होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, ये आपको केवल ऑनलाइन माध्यम से ही दिया जाएगा, यानी कि दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट 9,999 दे करके ऑनलाइन माध्यम से जीएस फाउंडेशन ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इसके अंतर्गत आना होगा। ये पूरी प्रक्रिया इसमें की गई है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट है जिस पर विजिट करके आप अधिक जानकारी लीजिए, फिर इंग्लिश मीडियम के जीएस फाउंडेशन बैच में आप नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक संभावित प्रश्न है, वर्तमान में ईपीएफओ के अंतर्गत सैलरी लिमिट क्या है? ध्यान रखना है, मैंने ईपीएफओ के अंतर्गत आपसे पूछा है, जो भी सैलरी लिमिट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर जो सैलरी लिमिट है या पेंशन की स्थिति है उसमें वृद्धि होता है तो नियोक्ता यानी कि जो नौकरी देने वाले लोग हैं उन पर क्या दबाव पड़ेगा, लेकिन एम्प्लॉय के नजरिए से क्या सुधार हो सकता है, खास करके इस महंगाई के दौर में? आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।